नमस्कार, मैं चंद्रशेखर नेने महा एमटीवी में आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ भावेश वीडियोग्राफर है। ऐसे लग रहा है कि यूरोप पे अभी युद्ध के बादल, घने बादल मंडरा रहे हैं। यूरोप में यूक्रेन जो देश है, वहाँ के सीमा पर, यूक्रेन की उत्तरी और यूक्रेन की पूर्वी सीमा पर रूस ने अपनी सेनाएं खड़ी कर दी और सेनाएं छोटी मोटी नहीं है। 1 या 2 लाख की सेनाएं वहाँ पे मिसाइल्स, टैंक्स, अपने आधुनिक हथियार, इन सब के साथ में रशियन सेनाएं वहाँ तैनात है। और तो और यूक्रेन के उत्तर में जो बेलारूस नाम का देश है, वहाँ पर भी रशिया और बेलारूस की सेनाएं तैनात है। ऐसा कहा जा रहा है कि शायद रशिया के जो राष्ट्राध्यक्ष है व्लादिमीर पुतिन, वो इस बार यूक्रेन पर हमला करने वाले हैं। अब ये देखना बाकी है कि ये असल में ये कोई हमला करने वाले हैं या सिर्फ ये गीदड़ भमकी है। लेकिन कुछ बात सीरियस है, इसका अंदाज़ा एक चीज़ से लगाया जा सकता है कि अमेरिका के सरकार ने अपने दूतावास के सारे कर्मचारियों को हिदायत दे दी है कि आप अपनी फैमिलीज़ को यूक्रेन से बाहर भेज दीजिए। इसी तरह इंग्लैंड के भी दूतावासों के लिए इंग्लैंड सरकार ने जारी की हुई है, विज्ञप्ति जारी की है कि आप अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को यूक्रेन से बाहर भेज दीजिए। और तो और अमेरिकन सिटीजन्स और ब्रिटेन सिटीजन को, ब्रिटिश लोगों ने कहा है कि यूक्रेन में अभी आप ट्रैवल न करें, जहाँ तक हो सके आप यूक्रेन से बाहर निकले, क्योंकि वहाँ पर कुछ इमरजेंसी होने की संभावना है। ऑस्ट्रेलिया भी सोच रहा है कि हम भी यहाँ से निकल आए। इस चीज़ का यूक्रेन के सरकार ने खंडन किया है। उन्होंने कहा ये बहुत गलत तरीके से अमेरिका भय फैला रहा है विश्व में कि कुछ होने वाला है, ये सब। लेकिन अभी ये भी दिख रहा है हमको कि रूस ने चूँकि सेनाएं तैनात की है, यूक्रेन ने भी अपनी सीमा पर अपनी सेनाएं तैनात की है। अपने जो आरक्षित सेना के दल थे उनको वापस काम पर बुलाया है। अपने नागरिकों को इमरजेंसी ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया है, क्योंकि ऐसे लगता है कि यूक्रेन पे रशिया तुरंत ही आक्रमण करेगा, ऐसी एक संभावना नज़र आ रही है। 18 मार्च 2014 को रशिया ने क्रीमिया द्वीपकल्प, जो यूक्रेन का एक पार्ट था, काले समुद्र के अंदर जो एक बहुत बड़ा आइलैंड टाइप का है, वो यूक्रेन की जगह थी, उस पर रूस ने आक्रमण किया और उसको हथिया लिया। और तो और हथियारे के बाद कह दिया कि अब ये रूस का ही भाग है, अब ये यूक्रेन का भाग नहीं है। हालांकि यूक्रेन और क्रीमिया दोनों ही पहले रशिया के ही भाग थे, लेकिन 1991 में जब रशियन साम्राज्य का पतन हुआ तो ये सारे स्वतंत्र हो गए थे। तो क्रीमिया को ये हथियाना, ये एक तरह की दादागिरी है, इसमें कोई भी इसको जस्टिफाई नहीं किया जा सकता। दुनिया ने काफ़ी शोर मचाया लेकिन कुछ किया नहीं। और पुतिन ने ये देख लिया है कि मैं अगर ऐसी कोई धड़ाकेबंद काम करता हूँ, ऐसे कोई बहुत बोल्ड मूव लेता हूँ, तो दुनिया खाली बोलती है, करती कुछ नहीं है। ये बहुत गलत हो रहा है। अब पुतिन सोचेगा कि मैं अगर यूक्रेन को भी हथिया लूँ तो भी दुनिया कुछ नहीं कहेगी। हालांकि इस पर स्टेटमेंट्स तो काफ़ी आए हैं कि नहीं, हम ऐसा होने नहीं देंगे, हम तो लड़ेंगे, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे। लेकिन अमेरिका की तरफ से इसके बारे में कोई ठोस स्टेटमेंट नहीं आती है। वो कहती है कि ऐसा करना रशिया के लिए बहुत नुकसानमंद होगा, क्योंकि हम उन पे आर्थिक बंधन डालेंगे, जिसको सैंक्शंस कहते हैं, फाइनेंशियल सैंक्शंस। हम रशिया की आर्थिक नाकाबंदी कर लेंगे। लेकिन अमेरिका अपनी फ़ौज नहीं भेजेगा लड़ाई करने के लिए, यूक्रेन ने खुद को संभालना है। हालांकि अभी अभी अमेरिका ने ऐलान किया है कि हम 5000 सैनिक भेज रहे हैं। लाखों की सेना से लड़ने के लिए 5000 सैनिक भेजना ये मखौल है, इसमें कोई सीरियसनेस नहीं है। लेकिन नेटो का जो संगठन है वो तो ऐसी भूमिका नहीं ले सकता। तो नेटो के संगठन के जो प्रमुख सेक्रेटरी जनरल है येन्स स्टोल्टनबर्ग, उन्होंने कहा है कि हम यूक्रेन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। अगर रूस आक्रमण करता है तो हम पूरी ताकत से रूस का मुकाबला हर जगह पे करेंगे। मतलब हर देश में जिसकी रूस के सीमा सटी हुई है, इस्टोनिया हुआ, लिथुआनिया हुआ, स्वीडन, डेनमार्क, इन्होंने अपने अपनी जगह में अपने अपने मोर्चे तैनात कर दिए हैं। डेनमार्क ने F-16 का बेस आगे बढ़ा के रख दिया है और फ्रांस ने अपने सोल्जर्स यूक्रेन में भेजे हैं। और फ्रांस ने कहा कि हम रशिया अगर आक्रमण करता है तो इसको ये बहुत भारी पड़ेगा। नेटो एज ए ग्रुप इनको फाइट कर सकता है। लेकिन इसमें नेटो का सबसे महत्वपूर्ण सदस्य देश है जर्मनी। और जर्मनी का अगर देखो तो जर्मनी की जो सोच है वो इसके पूरे विपरीत है। जर्मनी युद्ध नहीं चाहता,
क्योंकि जर्मन इंडस्ट्री की 40% एनर्जी की रिक्वायरमेंट, शक्ति की ज़रूरत, ये रशियन गैस प्रोवाइड करता है। रशिया का नेचुरल गैस जो है वो जर्मनी में आता है। आज के दिन में तकरीबन 53 अरब घनमीटर इतना गैस रशिया से जर्मनी लेता है, और ये गैस जो है जर्मनी की जो आपूर्ति है वो 40% आपूर्ति करता है। और ये कैसे आता है जर्मनी में? नॉर्थ स्ट्रीम 1 नाम की एक पाइपलाइन डली हुई है जो रशिया से निकलकर बाल्टिक समंदर के नीचे से जाके जर्मनी में आती है। अब ऐसा है कि पहले क्या था, ये नॉर्थ स्ट्रीम 1 तो थी, लेकिन 40% ही जर्मनी की इससे ज़रूरतें पूरी होती है। तो दूसरी पाइपलाइन है जो यूक्रेन की तरफ से आती है, रशिया में से यूक्रेन, यूक्रेन से जर्मनी, और उससे जर्मनी और बाकी यूरोपीय देशों को रशियन गैस मिलती रहती है, क्योंकि रशियन गैस के नेचुरल गैस के भंडार यूरोपियन देशों के पास नहीं है। अब ये जो आती है गैस, इसके लिए रशिया को यूक्रेन को मुआवजा देना पड़ता है, तकरीबन $2 अरब प्रति वर्ष। जैसे ही ये दूसरी नॉर्थ स्ट्रीम 2 लाइन तैयार बन के हो जाएगी, रशिया ये मुआवजा देना बंद करेगा। इसका मतलब यूक्रेन की अर्थव्यवस्था चरमरा जाएगी, क्योंकि उनको ये पैसा मिलने से रहा। अब ये नॉर्थ स्ट्रीम 2 जो लाइन है, ये रशिया से जर्मनी तक लाइन आएगी। इससे जर्मनी की जो रिक्वायरमेंट है गैस की, वो तकरीबन पूरी हो जाएगी, ये और पहली और दूसरी लाइन मिला के। इसलिए जर्मनी युद्ध नहीं चाहता। और तो और इस पाइपलाइन को डालने का कॉन्ट्रैक्ट भी किसी जर्मन फर्म को, डच फर्म को, वेस्ट यूरोपियन फर्म्स को मिला है, तो वो भी ये धंधा खोना नहीं चाहते। तो जर्मनी ने कहा है कि हम दवाइयाँ भेजेंगे, सैनिक नहीं भेजेंगे, हथियार नहीं भेजेंगे। और तो और इस्टोनिया ने जर्मन वाले हथियार, लिथुआनिया ने जर्मन वाले हथियार इनको देने की चाही थी यूक्रेन में। जर्मनी ने कहा हमारे यहाँ पैदा बनाए गए हथियार आपके पास जो है वो आप यहाँ नहीं दे सकते, हम नहीं चाहते कि ये लड़ाई हो। तो यूरोपियन संगठन, यूरोपीय महासंगठन जो लड़ाई के लिए एक तरफ से उतरा है लड़ाई में, वो तो शुरू से ही द्विभाजित है। बाकी देश रूस से लड़ना चाहेंगे, जर्मनी लड़ना नहीं चाहेगा। ऐसे में देखा जा सकता है कि रूस को इफ़ेक्टिव जिसको कहते हैं कोई अपोज कर सकता है तो वो कोई है नहीं। एक अमेरिका ही था जो कर सकता था, लेकिन अमेरिका में जो बाइडन ने इतनी सारी गलतियां कर रखी है आज के दिन में। जैसे अफगानिस्तान से अमेरिका की सेना भाग गई, तब से लेके सारे देशों ने जो बाइडन की नीयत और कबीलियत को हाँक लिया है कि इससे कुछ होने वाला नहीं, ये बड़बोला है, बूढ़ा हो चुका है, कुछ भी बोलता है सुन लो और आगे अपना काम करते चलो। इस तरह से अब यूक्रेन भी घबरा गया है कि ये अगर बाइडन ने अपने कहने के मुताबिक हमें सहायता नहीं भेजी तो हमें रशिया से संधि करनी पड़ेगी। और रशिया ने क्या कहा है, पुतिन ने कहा है कि नेटो भी नहीं, अमेरिका से कहा है कि आप हमें लिख के दो कि यूक्रेन को हम नेटो का सदस्य नहीं बनाएंगे। ये बहुत ही इंसल्टिंग है। अमेरिका जैसे सुपर पावर को रशिया कहता है कि आप लिख के दो, ये जो बचपन में साइन मैच खेला करते थे क्रिकेट की कि आप लिख के दो आप हार गए हो, उसके जैसा ये कुछ प्रतीत होता है। तो ये एक बहुत गलत चिन्ह है, ऐसे होना नहीं चाहिए। क्योंकि अमेरिका आज तक ग्लोबल पुलिसमैन उसको कहते थे, सारी दुनिया का रखवालदार, चौकीदार अमेरिका था। अगर ये चौकीदार नालायक निकला, इससे रखवाली नहीं होगी तो बाकी सारे गुंडों की बनाती है। जैसे अभी पुतिन चाहता है कि जैसे मैंने क्रीमिया को खा लिया, क्रीमिया का द्वीपकल्प जो था उसको जैसे मैंने खा लिया, दुनिया ने कुछ नहीं किया, यूक्रेन ने कुछ नहीं किया, अब मैं सारे यूक्रेन को भी ज़रूरत पड़े तो खा सकता हूँ। इस टाइप की कुछ बात हो रही है। और इसका एक प्रमाण ये था कि जर्मनी के नौसेना प्रमुख भारत के दौरे पे आए थे अभी 2 दिन पहले। उनका नाम था मिस्टर जोकिम शोएनबाख। ये जर्मनी के नौसेना प्रमुख थे। उन्होंने दिल्ली में ये बताया कि ये सब बकवास है, पुतिन को अपने को खुद को रिस्पेक्ट चाहिए, आप उसको रिस्पेक्ट दे दो, वो हमला नहीं करेगा, और हमला करता है तो जर्मनी तो बिल्कुल इसमें पार्ट नहीं लेगा। अब ये बात बोलने के लिए बाद में जाते ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा, क्योंकि जर्मन चांसलर ने कहा है कि ये सब गलत है, आपने ये बोलना नहीं चाहिए था, आपका ये अधिकार भी नहीं था इस चीज़ को बोलने का, इसलिए उनसे इस्तीफा मांग लिया है। लेकिन ये साफ है कि जर्मनी इस युद्ध में नेटो के साथ में नहीं रहेगा। तो नेटो की लड़ने वाले लोगों में ही 2 पक्ष हो गए हैं। जर्मनी जो लड़ना नहीं चाहता, बाकी देश है जो ज़रूरत पड़ने पर अपने देश की रक्षा करने के लिए क्या तो एटलीस्ट लड़ना चाहते हैं। तो इस तरह से लड़ाई के पहले ही हथियार डालने वाली चीज़ हो गई है। अब आप सोचेंगे कि ये सब यूक्रेन में हो रहा है, इसका मुझसे क्या लेना देना। तो मैं फिर इस पे आता हूँ कि एक चीज़ आपको और बतानी है कि पुतिन को
सही रास्ता दिखाने का एक तरीका पश्चिमी देशों के पास है। पुतिन ये सबसे अमीर पॉलिटिशियन रशिया का है, तकरीबन 200 अरब डॉलर की उसकी संपत्ति आंकी गई है, लेकिन ये संपत्ति उनके खुद के पास नहीं है। अपने कुछ दोस्त जो वहाँ पे रशियन इंडस्ट्रियलिस्ट है उनके पास इन्होंने ये संपत्ति रखी है, और इन दोस्तों ने ये संपत्ति पश्चिमी अर्थव्यवस्था में इन्वेस्ट करके रखी है, बॉन्ड्स लिए है, डॉलर्स लिए, पता नहीं क्या क्या किया है। और ये चीज़ पश्चिमी सरकारों को पता है। अगर पश्चिमी सरकारें इन चंद दोस्तों की प्रॉपर्टीज़ को फ्रीज कर दे, जैसे इन्होंने अफगानिस्तान के डॉलर के भंडार को फ्रीज करके रखा है, तो पुतिन इमीडिएटली रास्ते पे आ जाएंगे। लेकिन पता नहीं क्यों ये स्टेप अमेरिकी लोग या पश्चिमी डेमोक्रेसी ये स्टेप क्यों नहीं उठा रही है। इससे ऐसा लगता है कहीं कुछ मिलीभगत का तो मामला नहीं है। पता नहीं आगे क्या क्या होने वाला है, हमें देखना पड़ेगा कि किस तरह से पश्चिमी यूरोप रशिया के इस अगर हमला हुआ तो किस तरह से मुकाबला करेगा। देखें आगे आगे होता है क्या। लेकिन इस बीच में आपको एक और चीज़ से अवगत कराऊंगा कि अमेरिका ये दुनिया का फौजदार बना हुआ है, चौकीदार बना हुआ है, और जब चौकीदार की नज़र हट जाती है तो सारे गुंडों के मनोबल ऊंचा हो जाता है। जब आप देख रहे हैं कि हुथी विद्रोही है, उन्होंने यमेन में जाके अबू धाबी पर अटैक कर दिया, पुतिन जो है यूक्रेन पर अटैक कर रहा है, चाइना जो है वो ताइवान को लेने की सोच रहा है। तो अमेरिका को इस समय जगह से अगर अमेरिका उलझ गई तो फिर लद्दाख में भी चाइना कुछ कर सकता है। हालांकि अभी विंटर का मौसम है, अभी लद्दाख के सारे दर्रे जो है वो बर्फ़ से भरे हुए होते हैं। तो मेरे दिमाग में आया कि इस समय तो भारत के सरकार को भी एक चांस है कि चाइना तो वहाँ से लद्दाख से आ नहीं सकता, तो हम अगर गिलगिट बाल्टिस्तान इस समय हथिया ले, अमेरिका इसमें पड़ेगा नहीं, रूस पड़ेगा नहीं, चाइना खुद फंसा हुआ है, तो मेरे ख्याल से ये हमें एक बहुत अच्छा चांस है। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे अपने मित्र परिवार के साथ शेयर कीजिए। आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने बेल आइकॉन अभी तक नहीं दबाया हो तो उसको ज़रूर दबा दीजिए, और आपके कमेंट्स हमें आते रहने चाहिए, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। धन्यवाद।